हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के होल चैप्टर एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। और अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलेगोरी ऑफ फ्रांस। यानी कि जो फ्रांस की फ़ीमेल एलेगोरी थी तो उसके बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। शी वॉज नेम्ड मरियन, शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, शी वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। सॉरी, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है सेम हो गया है। हाँ, अब मैंने यहाँ पर सही कर दिया ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा, शी वॉज नेम्ड मरियन, शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, शी वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड, दैट उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्ट नहीं लिया था। मतलब उसने पार्ट लिया था ऐसा मैं कहा है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि उसने नहीं लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्ट। Which one of the following states was ruled by an Indian princely house before unification of Italy? यानी कि हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो इटली की यूनिफिकेशन से पहले एक इंडियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया गया था। ऑप्शंस हमारे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, वेनेटिया एंड सर्डिनिया पाइडमोंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। Frederick Soru, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics in which of the following year। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री की बुक जैसे हम उसको खोलते हैं सो जो पेंटिंग हमारे सामने आती है जो कि हमारे फ्रेडरिक सोरू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने बनाई थी। सो उसमें हमें पता है कि वो अपना एक इमेजिनेशन कर रहे थे, विजुअलाइजेशन कर रहे थे कि उनका जो भी कंट्री है या जो भी उनका नेशन है वो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। इस तरह से उन्होंने विजुअलाइज किया है अपने ड्रीम को। सो अब हमें बताना है कि वो पेंटिंग कब बनाई थी उन्होंने या फिर कब ये विजुअलाइजेशन हुआ था। ऑप्शंस हमारे 1805, 1804, 1815 एंड 1803। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 1804। With which of the following revolution did we get the first clear expression of arrival of nationalism? यानी कि कौन से revolution होने पर हमें नेशनलिज्म का मतलब हमें होने लगा कि हाँ नेशनलिज्म आने वाला है। ऑप्शंस हमारे, फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 एंड चाइनीज़ रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। जाहिर सी बात है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में इन तीनों रिवॉल्यूशन के बारे में तो कुछ है ही नहीं, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ द आंसर। व्हेन वाज द कवर ऑफ जर्मन एल्मनैक डिज़ाइन। यानी कि जो हमारी जर्मन एल्मनैक थी सो उसका जो कवर था वो कब डिज़ाइन किया गया था। एल्मनैक का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शंस हमारे 1789, 1798, 1799, 1804। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 1798। ऐसा नहीं है कि मुझे एल्मनैक का मतलब पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता है एल्मनैक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियाज ऑफ ला पत्री एंड ले सिटोइन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर डैश। यानी कि किस चीज़ के तहत जो हमारा ला पत्री और ले सिटोइन का आइडिया है जो कि कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखना चाहता है, तो ऐसा किस चीज़ के अंडर में रहकर होना था। कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट टर्किश एम्पायर इन। यानी कि हमें पता है कि टर्किश एम्पायर के खिलाफ जिन्होंने सबसे पहला रिवोल्ट किया था वो हमारे ग्रीक्स थे। सो उन्होंने कब अपनी इस फर्स्ट रिवोल्ट को जो कि उनके टर्किश एम्पायर के अगेंस्ट थी कब किया था। 1823, 1815, 1804 एंड 1821। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है 1821।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद नेपोलियन इन्वेजन ऑन इटली नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन इन, यानी कि जो नेपोलियन था अब वो इटली पे इन्वेड करने वाला था, यानी कि उस पर हमला करने वाला था, उसके साथ साथ जो नेपोलियनिक वॉर्स थे तो वो कब शुरू हुए? 1789, 1977, 1797 एंड 1764। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है 1797। By 1790s, the French armies marched into which of the following country or countries, यानी कि 1790s के दौरान जो हमारी फ्रेंच आर्मीज थी वो किस कंट्री की तरफ या कौन सी कंट्रीज़ की तरफ मार्च करने लगी? हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम एंड इटली, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ऑल ऑफ द अबव। Which of the following did away with all the privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property in 1804? यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन से बताना है कि क्या ऐसा था जिसकी वजह से बर्थ के साथ जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो बंद हो गए, इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो गई और हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का जो ये लॉ था ये सिक्योर हो गया। 1804 की बात है ये। सो बताने कि 1804 में ऐसा क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एक्ट ऑफ यूनियन, नेपोलियनिक कोड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि नेपोलियनिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक ऑन, यानी कि फ्रांस को एक रिपब्लिक के रूप में घोषित कब डिक्लेयर कब किया गया था? 20 जून 1789, 4 अगस्त 1789, 2 सितंबर 1792, 15 मई 1774। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है 2 सितंबर 1792। फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी इन, यानी कि फ्रेंच आर्मी जो थी हमारे उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी भी कहा जाने लगा था, अगर आपने चैप्टर में पढ़ा हो तो ऐसा कहाँ कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल्स, मेंस, मिलन एंड इजिप्ट, ब्रुसेल्स, मेंस, वॉर्सो, सर्डिनिया, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलन, वॉर्सो, ब्रुसेल्स, मेंस, इजिप्ट एंड वॉर्सो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि ब्रुसेल्स, मेंस, मिलन एंड वॉर्सो। A direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal, यानी कि एक ऐसा डायरेक्ट वोट जिसके द्वारा जो लोग हैं वो या तो किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेबिसाइट, सफरेज, यूटोपियन व्यू एंड एथनिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है प्लेबिसाइट। A political philosophy which stressed on the importance of traditions, established institution and customs and preferred gradual development to quick changes, यानी कि ऐसी कौन सी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जिसने हमारे ट्रेडिशंस की इम्पोर्टेंस पर ध्यान दिया, नए नए इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, नए नए कस्टम्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी हुआ जिससे कि कुछ कुछ चेंजेस आ जाएं। सो उस पॉलिटिकल फिलॉसफी का नाम बताना है। एब्सोल्यूटिज्म, कंजर्वेटिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है कंजर्वेटिज्म। गुजिब मजीनी बॉर्न इन 1807 इन, यानी ये गुजिब मजीनी 1807 में बॉर्न हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? वेना, वेंटिया, लोम्बार्डी एंड गीना। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है लोम्बार्डी। द कांग्रेस ऑफ वीना हेल्ड इन 1815 होस्ट बाय, यानी कि जो वीना 1815 में कांग्रेस हुई थी तो उसको होस्ट किसने किया था? ड्यूक मेटरनिक, गुजिब मजीनी, काउंट कैमिलो द केवर, विक्टर इमैनुअल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ड्यूक मेटरनिक। विच ऑफ द यूरोपियन पावर और पावर्स पार्टिसिपेटेड इन द कांग्रेस ऑफ वीना, यानी कि वीना की कांग्रेस में कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था या कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? ब्रिटेन, रशिया एंड हंगरी, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड हंगरी, ब्रिटेन, रशिया, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया, सॉरी यहाँ पर हंगरी की स्पेलिंग गलत है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन इन, यानी कि ग्रीक वॉर कब बिगिन हुआ था, शुरू हुआ था? 1824, 1821, 1831 एंड 1834। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि 1821।
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल विच रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक साइंड इन, यानी कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुआ था? 1823, 1834, 1820, 1832। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मन कन्फेडरेशन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, यानी कि जो जर्मन कन्फेडरेशन हमारे नेपोलियन के द्वारा सेटअप किया गया था उसमें कितने स्टेट्स आते थे? 28, 39, 35 एंड 38। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है 39 स्टेट्स। द नेशनल असेंबली विच प्रोक्लेम फ्रांस अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट्स मेल, यानी कि जो नेशनल असेंबली थी हमें पता है उसमें फ्रांस को एक रिपब्लिक की तरह घोषित कर दिया गया था और सफरेज यानी कि राइट टू वोट दे दिया गया था एडल्ट्स, मेल एडल्ट्स को। सो कौन से ईयर वाले मेल्स को दिया था? अबव 18, अबव 21, अबव 30 और हु पजेस्ड प्रॉपर्टी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है अबव 21। वन हु वंस रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold, यानी कि उसका नाम बताना है जिसने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप में सबको कोल्ड हो जाता है, सबको सर्दी लग जाती है। मजीनी, मेटरनिक, लुइस फिलिप एंड यूगेन डेलाक्रॉइक्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है ड्यूक मेटरनिक। वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यानी कि कौन से साल ऐसे थे जहाँ पर जिसमें यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी, अर्थव्यवस्था ही हिल गई थी? 1900, 1790, 1830, 1850। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड जो कि है 1830। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन वॉज वर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था वो कैसा था? ऑप्शंस हमारे अबॉलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। विच क्लास वॉज सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट ऑन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यानी कि कौन सी ऐसी क्लास थी जो सोशली यानी सामाजिक रूप से और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से दोनों ही तरह से मिड 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव हो रही थी, डोमिनेशन जो था उसका फैला हुआ था? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री, मिडल क्लास एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है नन ऑफ दीज। The new social group that came into being in the wake of industrialization during 19th century Europe was वर, यानी कि जो नया सोशल ग्रुप हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ आया था वो कौन सा था? वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। In the early 19th century Europe, the ideas of national unity were popularized among the educated liberal middle class following the abolition of, यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में जो आइडिया आया था नेशनल यूनिटी का, सो उससे जो है वो हमारे एजुकेटेड जो लोग थे, जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, उनके बीच जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसकी वजह से किस चीज़ का एबॉलिशन हुआ था? एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1789 फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ, यानी कि 1789 के दौरान जो फ्रांस था वो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था और वो किसके रूल में काम कर रहा था? एब्सोल्यूट मोनार्क, डेमोक्रेटिक रूलर, फेडरल रिपब्लिक एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है एब्सोल्यूट मोनार्क। Next question is a political system in which a monarchical government has total power at all times is referred to as, यानी कि एक ऐसा political system जिसमें एक monarchical government के पास सारी पावर होती है हर हद में। सो ऑप्शन है हमारे डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है एब्सोल्यूटिज्म। Next question is which of the following measures were introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन कौन से मेजर जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा यूज़ किए गए थे जिससे कि वो यूनिटी बढ़ा सके। सिलेक्शन ऑफ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स,
abolition of internal custom duties and dues, and all of the above. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है all of the above. Which one of the following French artist prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसके जैसा फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद फर्स्ट या थर्ड क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था. As defined by Ernst Renan, nation has to have certain attributes. One of the following is not the among the stated attributes. यानी कि जो अर्न्स्ट रेनान था उसने कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी. सो मैं बताना है कि उसके द्वारा कहे गए एट्रीब्यूट में से कौन सा यहाँ पर नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पर गलत है जो उसने कहा ही नहीं था. A long past of devotion, a set of common objects of glorification, a will to perform great deeds together, a common language. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है कॉमन लैंग्वेज. हाउ डिड द पीपल ऑफ सॉर्यूज यूटोपियन विजन्स वर आइडेंटिफाइड? यानी कि जो सॉर्यू का फ्रेडरिक सॉर्यू का यूटोपियन विजन था उसको लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया था? थ्रू देयर फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स, थ्रू देयर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, थ्रू देयर कलर एंड कॉस्ट्यूम्स, थ्रू देयर फ्लैग्स एंड लैंग्वेजेस. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि थ्रू देयर फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स. Which of the following slogans was given in the cover of a German almanac designed by Andreas Rebmann in 1798? यानी कि 1798 में एंड्रियास रेबमैन के द्वारा जो जर्मन एल्मैनाक डिज़ाइन की गई थी, सो बताना कि उसके कवर पर कौन सा स्लोगन लिखा हुआ था? द पीपल मस्ट सीज देयर राइट, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन ओपिनियन, द पीपल मस्ट सीज देयर ड्यूटी. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम. फ्रेंच रिवॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेड द आइडिया ऑफ डैश, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस चीज़ का आइडिया अपने साथ लेकर आया? लाभपत्री एंड ले सिटोयन, पत्री एंड सिटीजन, दे पत्री एंड डेक पत्री. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है लाभपत्री एंड ले सिटोयन. आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू द एस्टेट जनरल? यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एस्टेट जनरल को कौन सा नया नाम दे दिया गया? नेशनल प्रोविंसेस, नेशनल स्टेट, नेशनल असेंबली, नेशनल टेरिटरी. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है नेशनल असेंबली. इन विच पार्ट ऑफ द यूरोप फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एट हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी? सॉरी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, आई एम रियली सॉरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रीज़न दैट मेड द नेपोलियनिक रूलर अनपॉपुलर? यानी कि नेपोलियन जो था हमारा उसको अनपॉपुलर बनाने में कौन सा रीज़न नहीं है इन ऑप्शंस में से? यानी उसने कुछ गलत काम कर दिए थे ना जिसकी वजह से अनपॉपुलर हो गया था. सो उनमें से कौन सा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से अनपॉपुलर हुआ? इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन, एस्टेब्लिश इनइक्वालिटी. करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 4 जो कि एस्टेब्लिश इक्वालिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द अरिस्टोक्रेसी? सॉरी. सो हमें बताने के नीचे दिए गए ऑप्शन में से एरिस्टोक्रेसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? Their families often connect ties of marriage. They spoke German for purpose of diplomacy. They owned estates in countryside. It was dominant class in continent. Correct option हमारा option second जो कि है they spoke German for purpose of diplomacy. After the French Revolution, which of the following languages become the common language of the nation? यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लैंग्वेज जो थी वो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बन गई थी? जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लोकल डायलेक्ट. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है फ्रेंच. हु वर दी मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब का मेंबर कौन था? इसका भी आंसर बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप 9th में पढ़ के आए तो आप मुझे बता दोगे. फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट ऑप्शन गलत ऑप्शन करना है हमें, सही टिक करना है हमें गलत ऑप्शन पे. Civil Code of 1804 established inequality before law. Civil Code of 1804 secured right to property. Civil Code of 1804 did away all privileges based on birth. Civil Code of 1804 established equality before law. Correct option हमारा option first जो कि है established inequality before law.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन से बताना है कि यूरोप की कौन सी वो क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। ऑप्शन हमारे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, जैकोबिन क्लब मेंबर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। वॉट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर न्यू मिडल क्लासेस इन यूरोप, यानी कि लिबरलिज्म नए मिडिल क्लास लोगों के लिए यूरोप में किस चीज़ के लिए स्टैंड करता था। फ्रीडम फॉर एरिस्टोक्रेट्स एंड इनइक्वालिटी, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, फ्रीडम फॉर मिडिल क्लास एंड इक्वालिटी ओनली फॉर फ्यू इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ फ्यू फैमिलीज एंड इक्वालिटी फॉर स्मॉल फार्मर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, अंडर हुज पीरियड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, यानी कि किसके राज में जितने भी हमारे एडल्ट मेल्स थे वो अपना सफरेज इंजॉय कर रहे थे। नेपोलियनिक पीरियड, गुजिब मजीनी पीरियड, जैकोबिन पीरियड एंड ड्यूक मेटरनिक पीरियड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है जैकोबिन पीरियड। व्हाट वाज द एम ऑफ ज़ॉल्वरीन, ज़ॉल्वरीन का एम क्या था। बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, बाइंड द जर्मन पॉलिटिकली इनटू अ नेशन, बाइंड द जर्मन सोशली इनटू अ नेशन, बाइंड द जर्मनी डेमोक्रेटिकली इनटू अ नेशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। हु फाउंडेड यंग इटली, यंग इटली को किसने फाउंड किया था। बिस्मार्क, काउंट केवर, गॉरिबाल्डी एंड गुजिप मजीनी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है गुजिप मजीनी। नेम द आर्मी फाउंडेड बाय गरिबाल्डी ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली की यूनिफिकेशन के दौरान जो गरिबाल्डी था उसने एक आर्मी फाउंड की थी, उसका नाम बताना है। ब्लैक शर्ट्स, ब्लू शर्ट्स, रेड आर्मी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है रेड शर्ट्स। द किंग ऑफ इटली हु कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज, यानी कि इटली का वो कौन सा राजा था जो कि जिसने इटली का यूनिफिकेशन पूरा किया था। ऑप्शंस हैं हमारे किंग फर्डिनेंड, किंग विलियम फर्स्ट, किंग जॉर्ज थर्ड एंड किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेंड पॉपुलैरिटी इन यूरोप इनिशियली अमंग दी, यानी कि नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था उसको पॉपुलैरिटी मिली यूरोप में किसके द्वारा सबसे ज़्यादा, शुरुआत में किसके द्वारा ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। एरिस्टोक्रेसी, लिबरल मिडिल क्लास, पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड दैट द लिबरल मिडिल क्लास। व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। 1769, 1779, 1789 एंड 1799। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ प्रशिया ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी की यूनिफिकेशन के दौरान प्रशिया का राजा कौन था। विक्टर इमैनुअल सेकेंड, निकोलस सेकेंड, केसर विलियम फर्स्ट, नेपोलियन बोनापार्टे। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि केसर विलियम फर्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस टू यूनिफाई जर्मनी, यानी कि जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा था। डाइट, मिलिट्री अलायंस, कार्बोनरी एंड ज़ॉल्वरीन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ज़ॉल्वरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815, यानी कि 1815 में जो हमारा ट्रीटी ऑफ वेना था जिसको हमने इंट्रोड्यूस कराया था 1815 में, सो हमें बताना है कि उसके तहत क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, सेटिंग अप सीरीज ऑफ स्टेट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज, डाइल्यूटिंग द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वर सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के दौरान कौन सी ऐसी क्लास थी जो कि सोशली और पॉलिटिकली दोनों ही तरीके से यूरोप में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। मिडिल क्लास, लैंडेड क्लास, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है लैंडेड क्लास। द एरिस्टोक्रेसी इन द अल्पाइन रीजन वॉज प्रीडोमिनेंटली डैश स्पीकिंग, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स हमारे अल्पाइन रीजन में रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। पॉलिश, जर्मन, फ्रेंच एंड इटालियन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है जर्मन।
विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स वॉज न्यूमेरिकली स्मॉल इन यूरोपियन सोसाइटी, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि नंबर में यूरोपियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कम है। एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री, नोबिलिटी एंड फ्यूडलिटी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है एरिस्टोक्रेसी। हाउ मैनी कन्फेडरेशन हैड क्रिएटेड बाय नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव इन द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, यानी कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में जो हमारा नेपोलियन था उसने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फेडरेशन बना रखे थे। 38, 39, 40, 41। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 39। वॉट डज लिबरलिज्म स्टैंड इन इकोनॉमिक स्फेयर, यानी कि इकोनॉमिक स्फेयर में अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म क्या है। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कंट्रोल ओवर मार्केट, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, हैवली टैक्सिंग गुड्स सोल्ड इन द मार्केट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है कंट्रोल ओवर मार्केट। विच डायनेस्टी हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि कौन सी डायनेस्टी जो ऐसी थी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद डिपोज हो गई थी। ऑप्शंस हमारे बर्बन, हैब्सबर्ग, रोमनोव एंड स्टुअर्ट। स्टुअर्ट लिटिल वाली पिक्चर की याद आ गई, सॉरी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बर्बन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट ऑर्गेनाइज फंड फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन सा ऐसा पोएट है जिसने कि ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए एक फंड ऑर्गेनाइज किया था। लॉर्ड बायरन, डेलाक्रॉइक्स, एंटन वन वर्नर एंड राइन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि लॉर्ड बायरन। ड्यूक मेटरनिक वॉज द चांसलर ऑफ, ड्यूक मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। फ्रांस, हंगरी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑस्ट्रिया। व्हाट वॉज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द रोमांटिक आर्टिस्ट, यानी कि रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे हमारे उनकी बेसिक फिलॉसफी क्या थी। दे अपोज मोनार्कियल रिफॉर्म्स, they wanted to glorify folk art and vernacular language, they were supporters of democracy, they stressed the importance of tradition। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सेकंड दैट they wanted to glorify folk art and vernacular language। The conservatives imposed dash laws to control what was said in newspaper, books, plays and songs, यानी कि कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने कुछ लॉज लगा दिए थे, उन लॉज का नाम बताना है जिनकी वजह से वो ये कंट्रोल करते थे कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा, बुक्स में क्या लिखा जाएगा, प्लेज में क्या बोला जाएगा और सॉन्ग्स में क्या गाया जाएगा। ऑप्शंस हैं हमारे स्पीच, रेस्ट्रिक्टिव, सेंसरशिप, इन्फ्रिंगमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है सेंसरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म के रेफरेंस में क्या सही है। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, कल्चरल मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है कल्चरल मूवमेंट। बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ डैश यूनिफिकेशन, यानी कि किसके यूनिफिकेशन में बिस्मार्क आर्किटेक्ट था। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन एंड जर्मन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट कनेक्टेड विद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि क्या था, मतलब ऐसे कौन था जो कि हमारे इटली के यूनिफिकेशन में कनेक्ट नहीं था। ऑप्शंस में मजीनी, पोप, केवर एंड गरिबाल्डी। एंड करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है पोप। दी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वॉज एडवोकेटेड बाय, यानी जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी वो किसके द्वारा एडवोकेट की गई थी। लेनिन, लेटिन, केवर एंड बिस्मार्क। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है बिस्मार्क। हु वर एडमिटेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एज ऑब्जर्वर्स, यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कौन ऑब्जर्वर्स की तरह थे। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है वुमेन। फॉर द नेशनल यूनिटी ऑफ विच कंट्री डिड गॉरिबाल्डी फाइट, यानी कि किस कंट्री की नेशनल यूनिटी के लिए जो गॉरिबाल्डी था उसने फाइट किया। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन एंड बाल्कन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है इटली। यंग इटली, द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वॉज सेट अप बाय, यानी कि जो हमारा यंग इटली था जो कि इटली की सीक्रेट सोसाइटी थी उसको किसने सेटअप किया था। गॉरिबाल्डी, केवर, मजीनी एंड विक्टर इमैनुअल सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है मजीनी। अब आते हैं हम हमारे असर्शन रीजन्स पे,
सो आज की इस वीडियो में हमारे ज़्यादा असर्शन रीजंस नहीं होंगे, 4 से 5 असर्शन रीजंस हमारे रहने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने असर्शन रीजन को, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड होता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। थर्ड होता है असर्शन करेक्ट है, रीज़न गलत है। एंड फोर्थ होता है असर्शन गलत है, रीज़न सही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमें कहता है, असर्शन कह रहा है इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप देयर वर नो नेशन स्टेट्स, यानी कि मिड 18th सेंचुरी के दौरान यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट रीज़न हमें कहता है दी ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, यानी कि सारे स्टेट्स में सारी कंट्रीज़ कह लेते हैं हम, तो उनके बीच में कॉमन यही था कि वो सब अपने एम्परर की बात मानते थे, अपने राजा की बात मानते थे। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हमारे नेशन स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे कहाँ हमारे नेशन स्टेट की बात हो रही है। सो एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है लेकिन हमारा रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन कहता है कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो फ्रीडम में विश्वास रखते थे कि इन हर एक बंदा जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो फ्री हो बिल्कुल, और इक्वालिटी हो। सो ये गलत है। कंजर्वेटिव्स ऐसा नहीं सोचते थे, बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, वो तो मोनार्की चाहते थे। देन रीज़न, they realized that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy, यानी कि ये जो हमारा वर्ड है मेरे से बोला नहीं चाह रहे, मॉडर्नाइजेशन। सो ये जो है हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनार्की, इन सब को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। सो ये है हमारा बिल्कुल करेक्ट। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन कहता है द ग्रिम ब्रदर्स सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर, यानी कि जो ग्रिम ब्रदर्स थे वो फ्रेंच की डोमिनेशन को इस तरह से देखने लगे थे कि वो जर्मन कल्चर के लिए बिल्कुल गलत है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें रीज़न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्रिम ब्रदर्स थे वो इस चीज़ में बिलीव करते थे that they believed developing the German language as part of wider effort to oppose French domination, यानी कि वो जर्मन लैंग्वेज को लागू करना चाहते थे फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करने के लिए। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, दोनों में ही हमारे ग्रिम ब्रदर्स की बात हो रही है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट दोनों करेक्ट हैं, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन द लास्ट क्वेश्चन इज, असर्शन हमें कहता है द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, यानी कि जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जलते भुनते थे। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वॉर, कि इसकी वजह से वहाँ पर एक वॉर हुआ और फिर बाद में जो है फर्स्ट वर्ल्ड जो था हमारा एज अ रिज़ल्ट हो गया। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, दोनों जगह ही हमारे बाल्कन स्टेट्स की बात हो रही है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट दोनों करेक्ट है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।